छात्रों नमस्कार। कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवास विषय का नाम है, उसका पाठ 2। पाठ 1 पढ़ चुके हैं, आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं होती हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि YouTube में जाओगे तो YouTube का मेरा जो पता है, स्पेलिंग आपको सही लिखना है, पूरा TI नहीं लिखना है, TEERETH प्रसाद लिखेंगे और YouTube में सर्च करेंगे तो वहां जो है आप मेरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो। अब हम आगे पढ़ते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। ये ग्लोब है। ग्लोब जो होता है, ग्लोब का मतलब, ग्लोब का अर्थ क्या है? पृथ्वी का आकार। ग्लोब का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का आकार। हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन अपने अक्ष पर झुकी हुई है, बीच में उभरी हुई है। जैसे ये है, ये एक इसमें बना हुआ है, लेकिन पृथ्वी आकाश में लटकी है। ना तो पृथ्वी कोई खंभे में नहीं टिकी है। ये जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान जमीन में बना हुआ है, आकाश में तो बना नहीं है। लेकिन जब हम गुब्बारा उड़ाते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक फुग्गे में भरते हैं, जो फुग्गा उड़ाते हैं उसको बांध के आप छोड़ेंगे तो आकाश में उड़ने लगता है। उसी तरह पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आकाश में लटकी हुई है। लेकिन पृथ्वी आकाश में लटकी है और स्थिर है अपने अक्ष पर वो जो है चक्कर लगाती है। पहले पाठ में भी बताया था। अब हम आज पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये ग्लोब है छात्रों। इसमें ग्लोब जो देख रहा है, ये जल वाला भाग है, और जो ये कलर में दिए हैं, ये नीले रंग का है, ये जल है। इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जैसे हम घुमा रहे हैं, आपको दिख रहा है, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है। अब इसमें हम थोड़ा चित्र बनाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। इसमें हम क्या बना दिए? ये पृथ्वी है, ठीक है। और समझने के लिए एक और बना लेते हैं। अब पृथ्वी को भूगोल की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक और बनाना पड़ेगा हमको समझने के लिए। अब ये जो है, ये एक भाग होता है, ये इसको अब इसमें एक में आएगा ऐसा, एक में क्या आएगा? सीधे ये। अब इसके ऊपरी भाग को, जैसे ये ऊपर है, ऊपरी भाग को क्या ऊ के नाम से जानते हैं? ऊ का मतलब होता है उत्तर। ये हो गया पूर्व, ये हो गया
पश्चिम, ये हो गया उत्तर के बाद दूसरा क्या आता है, ये दक्षिण। वैसे ही सार्क तट में ऊ, दा, पू और पा, ये हो गया। सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व से। तो सूर्य कैसे चलता है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब पश्चिम की ओर जाता है, हम मान लीजिए यहां पर हैं, जब सूर्य निकला है तो हम यहां पर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम यहां जाते जाएंगे, सूर्य घूमते जाएगा तो हम जो है यहां पे आ जाएंगे। तो हम घूम रहे हैं, सूर्य स्थिर है, सूर्य एक तारा है, पहले पाठ में बताया। इनको हम कौन सी रेखा कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती है, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। आड़ी रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा के समझ में आ गया, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है और इनको खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी जो है 23.5 अंश यहां झुकी है, 23.5 अंश यहां झुकी है अपने अक्ष पर। बीच में ये सब 0 अंश हो गया, यहाँ मोटी है, उभरी हुई है, अंडाकार है, अंडाकार चक्कर। अब यहाँ जो है 66.5 अंश यहाँ पर है, 66.5 अंश यहाँ पर है। तो 23 और 66.5 ये 100 हो गए, ये भी यहां भी 100 हो गया। 6 और 30 90 अंश है ना, 90 अंश, 90 अंश 9 दूनी 18 अंश, 18 180 अंश जो है एक भाग का हुआ, तो दूसरा भाग का कितना हुआ, 360 अंश। मान लीजिए अब इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, ये 4 भाग, तो ये 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा और यहां भी 90 अंश होगा। तो 9 चौको 36, 360 अंश। वैसे प्रकाल जो है आपका कंपास होता है, कंपास में जो प्रकाल होता है, ये बीच की जो लाइन होती है ये 90 अंश होता है, ये 0 होता है, और यहाँ 180 अंश होता है, और ये आधा ग्लोब का होता है, ये आधा ग्लोब है। ये ग्लोब की बीच से जो है एक रेखा जाती है, ये ग्लोब के बीच की रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत, विषुवत रेखा के नाम से पुकारा जाता है बीच की रेखा को। और विषुवत रेखा के ऊपर वाली उत्तर दिशा में कर्क रेखा होती है और उसी के नीचे मकर रेखा होती है। जब मकर संक्रांति में, अभी देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये कर्क रेखा जो है अभी गुरु पूर्णिमा मनाई थी हम, गुरु पूर्णिमा आया था इसी जुलाई के माह में। तो गुरु पूर्णिमा में क्या होता है, सूर्य जो है गुरु पूर्णिमा में सूर्य कहां से, पृथ्वी के कर्क रेखा से किसकी ओर जाता है, मकर रेखा तक पहुंचता है। कब पहुंचता है, मकर संक्रांति तक। अब जब मकर संक्रांति होती है तो ये वापस
वापस आता है। कहाँ आएगा? कर्क रेखा में, कर्क रेखा में। अब सूर्य की कर्क रेखा से मकर रेखा तक उसका जो है पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है, लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आने लगी है गुरु पूर्णिमा से। अब मकर संक्रांति 14 जनवरी को ये रेखा जो है मकर रेखा में सूर्य आएगी और सूर्य आएगा, और सूर्य जो है यहां से पृथ्वी घूमेगी तब उसका प्रकाश यहां तक होगा, फिर यहां से पृथ्वी घूमेगी तो वो जो है फिर कर्क रेखा में पहुंचेगा। ऐसे जो है सूर्य की गति जो है परिवर्तन होता रहता है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इसका मतलब सूर्य जो है दक्षिणायन हो गया है और मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है। इसको आधे भाग को हम उत्तरायण कहेंगे और आधे भाग को दक्षिणायन। ये उत्तरायण और दक्षिणायन दो है। इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समझ में नहीं आया है तो अच्छा, इसके बाद अपन जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। आज का पाठ यही है, अक्षांश ग्लोब समझना है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब इसमें क्या है, 29% भाग पर 29% भाग पर क्या है, फल है, और 71% भाग पर क्या है, जल है। तो जल और थल 29% जो थल है मतलब जमीन वाला भाग कहलाएगा, मिट्टी है, जमीन है। और जो 71% भाग है वो समुद्र है, महासागर है, 7 महासागर है ना, और महाद्वीप भी 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप में हम ही रहते हैं, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और अंटार्कटिका है। ऐसे जो है 7 महाद्वीप है, महासागर भी है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है ना, ऐसे करके और भी है। तो अभी क्या देखो, ये 6वीं कक्षा है, 6वीं कक्षा में तुमको समझना है ना। अभी बड़े कक्षा में जाओगे तो और भी इसी से संबंधित और भी जानकारी मिलेगी। तो जैसे जैसे हम बड़े कक्षा में जाते जाते हैं तो हमको और भी जानकारी मिलती जाती है। ठीक है छात्रों, थोड़ा सा इसको अभी समझो, इसके बाद 5 सेकेंड के बाद जो है मैं और आगे बताता हूँ। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध में क्या है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा में सूर्य जो है ठीक सिर के ऊपर होता है, उसकी छाया नहीं होती है। उस समय जो है उसको क्या हम कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उसको ध्यान में रखना है ना। आगे अपन चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा, मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और तापमान कम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे ठंड का समय है
वो शीतोष्णकटिबंध कहलाता है। एक समझने के लिए देशांतर रेखा क्या है ये मैंने बता दिया। ये देशांतर रेखाएं अंश से नापते हैं। अब पृथ्वी 1 घंटे में पृथ्वी की गति क्या है, अभी तुम आगे कक्षा में पढ़ोगे, तब भी बता दे रहा हूं। 1 घंटे में पृथ्वी जो है 1600 किलोमीटर की गति से घूम रही है, की गति से घूम रही है। किसमें? अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर गति से घूम रही है। अब एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट का समय लगता है। अभी जैसे जैसे अभी देखो जितना पाठ में दिया है उतना हम बता रहे हैं, उतना ही समझना है। बाकी और बहुत सी चीजें हैं, पाठ में जितना है उतना समझे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसका हमने आपको बता ही दिया है। एक ये देखिए, ये चित्र है पाठ में, इसको आप देख लेना। इसमें बहुत सही दिया हुआ है, ग्रीनलैंड दिया हुआ है, ये महासागरों के नाम दिए हुए हैं और ये महाद्वीप है। ये अलग अलग जो टापू बने हैं थल के, ये महाद्वीप है, इनमें अलग अलग देश बसे हुए हैं। जैसे भारत है तो भारत में बहुत, ये एशिया महाद्वीप में बहुत से देश हैं और एशिया महाद्वीप के ही भाग में जो है यूरोप महाद्वीप भी दिया हुआ है, लगा हुआ है। उसको तो एशिया महाद्वीप के कुछ भाग यूरोप में चला जाता है, पर एशिया में है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा है। अब इसमें एक और रह गया है छात्रों, देशांतर और समय। देशांतर और समय जो है, जैसे अपने घड़ी होती है, पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी है या ये पृथ्वी है, एक ही मतलब है। पृथ्वी जो है कितने घंटे में? 24 घंटे में अपने अक्ष पर, अपने स्थान पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा घूम लेती है। तो जब घड़ी की सुई जो घूमती है, हम घड़ी से अनुमान लगाते हैं 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है। कितने अंश घूमती है? 360 अंश घूमती है, मतलब पूरा चक्कर। ये ग्लोब का आधा जो होता है 180 अंश होता है, और ये जो है ये 90 अंश कहलाता है। ये तो जब ये 180 अंश होगा देशांतर रेखा, 90 ऊपर 90 नीचे, तो जब ये पूरे घूमेगी तो आधा घूमेगी, 180 हुआ आधा, तो आधा 180 हुआ, तो जब पूरे घूमेगी पृथ्वी ऐसा एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 360 अंश होता है उसका। पृथ्वी ऐसे घूमती है, हम मान लो यहाँ पर है, ये मैंने निशान लगा दिया। अब भारत बताता हूँ, इसमें भारत कहाँ पर है, देखो ये है भारत, ये भारत का चित्र है, ये भारत है। अब ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, ये घूम रही है पृथ्वी, ये घूम के जब एक चक्कर लगा के पूरा यहाँ आ जाएगी यहीं पे, तो कितना होगा? 24 घंटा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें जो हम बता रहे थे 160 अंश घूमती है, अब 1 घंटे में 15 अंश। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दें। थोड़ा सा और रह गया है, नहीं तो ये पाठ समाप्त हो गया, दूसरा पाठ। हाँ, अब इसमें दिया है 24 घंटे में एक चक्कर,
एक चक्कर का मतलब हुआ 18 दूनी 36, 360 अंश घूमती है पृथ्वी। ठीक है। अब इसमें देख दिया है कि एक घंटे में कितने अंश? 15, और एक मिनट में 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश। ये पृथ्वी जो है इसका समय का अनुमान लगाया गया है। इसके कारण समय होगा 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट होता है 1 घंटा। और यही जो है पश्चिम में ग्रीनविच में 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामविलोतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। बहुत अच्छा चीज है, बता रहे हैं अभी समझने के लिए। ये देशांतर रेखा है, बहुत बढ़िया चीज, इसको समझने में तुम्हारे काम आएगा। ये देशांतर रेखा है और ये जो है ये भारत मान लो। ये अब इसमें हमने हंसने की बात नहीं है, हमने ऐसा नक्शा बना दिया है। मतलब भारत का हमने समझने के लिए बनाया है। वैसे नक्शा बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑनलाइन है ना इसलिए। तो ये भारत है। भारत कितने रेखाओं पर है? भारत का लास्ट भाग जो है ये पूर्व वाला भाग है, पूर्व का लास्ट भाग है, मतलब अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ जो हो गया ये गुजरात है, ये पश्चिम वाला भाग है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब इसके बीच में जो है किनारे पे एक रेखा जाती है, और एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब इस रेखा को मानक रेखा कहा गया है। मानक क्योंकि बीच में जो रेखा देश में जुटेगी, देश से होकर जाएगी, उसी को हम मानेंगे। तो ये मानक रेखा कहलाती है। मानक रेखा भारत के कहां पर है? इलाहाबाद के नैनी में उसका सेंटर है। इलाहाबाद के नैनी में उसका सेंटर माना गया है। ये कितना है? 82 सही 1/2 अंश पर है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मानक या अभ्योत्तर माना गया है, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये मानक समय होता है, ये भारतीय समय इसका मानक है। जब क्रिकेट में एक उदाहरण दिया है कि लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, तो भारत में कितना बजे होगा? शाम के। यदि लंदन में 2 बजे यदि क्रिकेट शुरू होगा 2 बजे लंदन में दिन में, तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 शाम। 7:30 शाम का समय होगा, है ना। अब ऐसे ही जो है अलग अलग दिया हुआ है। बस हो गया, पाठ में कुछ नहीं है, पाठ जो छोटा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ही है। अब हम प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर को आप जो है कॉपी में लिख लेंगे और समझना है। 1-2 बार जैसे आप देखोगे, 1-2 बार पाठ को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और इसको वीडियो को देख लोगे तो, है ना। बाकी हमने समझा दिया है, और आज हमको इसका उपयोग किया ही नहीं है। ठीक है छात्रों, नमस्ते। करते हैं, प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ अभी मैं इसी के साथ में। छात्रों, प्रश्न और उत्तर ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? भू आकार है। भू का मतलब पृथ्वी होता है, और भू आब मतलब गोल। जो ग्लोब में आप देखे हैं
उसी आकार की पृथ्वी है, गोलाकार, अंडाकार। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक रूप है, जो मैं बोर्ड में लिखाया था। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 अंश है, दोनों ओर से झुकी हुई है 23.5 अंश, है ना। प्रश्न चौथा आ जाओ, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। प्रश्न 5वां आ जाते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। जो आड़े में रहती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जैसे हम सो जाते हैं या आड़ी जो है वो अक्षांश कहलाती है। और जब सीधे खड़े हैं तो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है ऊपर से नीचे की ओर, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऊपर वाली जो बिंदु होती है वो उत्तर कहलाती है, सबसे नीचे दक्षिण कहलाती है। ऊष्मा की, प्रश्न 6, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? उष्ण कटिबंध में साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य सिर से के ठीक ऊपर होता है, यानी इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को मिलती है। ठीक है। प्रश्न 7 में आ जाते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12:30 क्यों बजते हैं? लंदन के समय की तुलना में भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मैं बताया था कि लंदन में यदि 2 बजते हैं तो वहाँ जो है 7:30 बजेंगे, तो वो ही मतलब है 2 घंटा का जो है अंतर है। 5:30 बजे तब लंदन में ये 12 बजते हैं। यदि भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 बजेंगे। 5 घंटे 30 मिनट आगे है कौन? भारत का समय लंदन की अपेक्षा। इसको लिख लेना उत्तर। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 अंश। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या है 180। खड़ी लाइन जो है वो उनकी कुल संख्या 180 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है स्थित है दक्षिण गोलार्ध में और उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड, परीक्षा में उत्तर दक्षिण कोई भी पूछ सकता है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समांतर रेखा और देशांतरी यमयांतरों का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड का जो जाल है अक्षांशों, समांतर रेखाओं और देशांतरी यमयोत्तरों का, दोनों का जाल है। मतलब काटती है। सीधी रेखा और आड़ी रेखा जो कटते हैं उनमें चौकोर खंड बनते हैं, तो वो जाल बनता है पूरे पृथ्वी में। तो व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो देशांत और अक्षांश रेखाओं के द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है कि वो किस जगह पर है, कह जल में है कि थल में है। तो जो जल सेना होती है
उनको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा उनका पता लगाया जाता है कि जल में जो जहाज है वो किस जगह पर है। कई बार जहाज जो होती है समुद्र में उनके दिशा भटक जाते हैं, जहाज वाले जो मछली पकड़ते हैं या अपने जल जहाज से कोई यात्रा में जाते हैं। बड़े बड़े जहाज रहते हैं, आधा किलोमीटर तक के लंबे जहाज रहते हैं। 4-4 हजार 5-5 हजार लोग एक जहाज में आते हैं, इतने बड़े जहाज रहते हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल तक बड़े जहाज रहते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा जो है जहाज का पता लगा लिया जाता है जब वो दिशा भटक जाते हैं तो चलाने वाले। कई बार मशीन भी गड़बड़ हो जाती है। आप खाली स्थान भरिए। मकर रेखा खाली स्थान पर स्थित है। किसमें स्थित है? 23 अंश 23.5 अंश दक्षिण गोलार्ध में। बहुत सही। भारत का मानक यमोत्तर है कहाँ पर? 82.5 अंश पूर्व में। 0 अंश यमोत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है प्रमुख यमोत्तर। 0 अंश जो होता है प्रमुख यमोत्तर होता है। देशांतरों के बीच की दूरी खाली स्थान की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। बहुत सही। उत्तर ध्रुव वृत्त खाली स्थान गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बहुत सही। तो ये प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। पाठ 2 समाप्त हुआ।